आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम आप लोगों को बता रहे हैं कि रोहिंग्या कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों उस देश से भगाए गए। जो रोहिंग्या हैं, ये म्यांमार के रहने वाले हैं और म्यांमार एक बौद्धिस्ट देश है, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु ज़्यादा रहते हैं और बौद्ध भिक्षु ऐसे होते हैं जो बहुत सीधे और सरल स्वभाव के होते हैं। वो किसी की हत्या नहीं करते और अपने महात्मा बुद्ध को वो शालीनता से मानते हैं, किसी जीव की हत्या नहीं करते। लेकिन कहा जाता है ना कि जो जैसा रहता है उसकी प्रवृत्ति वही वैसे ही रहती है, वो चाहे कहीं चला जाए। ये जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, ये म्यांमार में उन बौद्धिस्टों को इतना प्रताड़ित करते थे, इतना नुकसान देते थे कि वहाँ की सरकारें कई बार इन लोगों को अल्टीमेटम दे रखी कि ऐसा मत करो। लेकिन ये लोग मानने के राजी नहीं थे। जब वहाँ पे ये लोग किसी बौद्धिस्ट को मार देते थे, उसके घर को जला देते थे, उनको हत्या कर देते थे, तब वहाँ की सरकार म्यांमार की वहाँ की सेना को फुल आदेश देती है कि इन लोगों को जहाँ पाओ वहाँ शूट कर दो। जब वहाँ की सरकार ने इन लोगों को शूट करने का आदेश दे दिया म्यांमार में, तब वहाँ से ये लोग भागना चालू किए, क्योंकि ये जहाँ रहेगा सब तहाँ उत्पात ही करेगा। वहाँ की सरकारों को सख्त आदेश देना पड़ा सेना को कि इन रोहिंग्याओं को जहाँ पाओ वहाँ गोली मार दो। इस तरह से ये लोग अपने देश को छोड़ करके ये वहां से भगे। लेकिन मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी 56-57 कंट्रियां मुस्लिम कंट्री है, लेकिन ये लोग कहीं नहीं गए वहां कि हम जा करके अपने मुस्लिम कंट्रियों में बस जाएं। ये लोग सीधे वहां से भागे, बांग्लादेश होते हुए भारत के अंदर घुसे। और भारत के अंदर इसलिए घुसे कि भारत के अंदर बहुत ही उनके सहयोगी बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे देश में गद्दारों की कमी नहीं है। कभी भी ये लोग देश के नहीं हो सकते और देश के साथ गद्दारी करता है। हम आप लोगों को बता दें कि जब रोहिंग्या बांग्लादेशी वहां से भगे तो आकर के इंडिया में शरण लिए, और शरण आज से नहीं लिए हैं। ये लमसम 30-35-40 सालों से धीरे धीरे करके ये लोग बांग्लादेश से होकर के और म्यांमार से होकर के आकर के सीमा के अंदर घुस करके ये लोग सरकारी जमीनों पे काबिज हो गए। सबसे पहले पड़ता है वहां पे बंगाल, और बंगाल में और असम। असम ऐसा बॉर्डर है जो उससे सटा हुआ है। असम के अंदर उस समय कांग्रेस की सरकार ही हुआ करती थी, और उस समय कांग्रेस की सरकार में अनेक गतिविधियों के साथ वहां पे म्यांमार में भगे और आकर के उसी के रास्ते से और बंगाल के रास्ते से भारत के अंदर प्रवेश किए। और बहुत सारे ऐसे रोहिंग्या थे जो असम में बस गए, क्योंकि असम ऐसा देश है वहां पे जंगल की मात्रा ज्यादा है। तो जंगलों में ये जाकर के बस गए। उस समय की सरकारें कांग्रेस की थी, इस पे देख रेख नहीं करती थी और नहीं तो उनको बढ़ावा देती थी। अब क्या हुआ है, जब से सरकार बदली है 10-11 सालों से, तब से देश के अंदर जो भी गलत गतिविधि होती है उस पर जांच होती है और जांच परख करके उन लोगों को पकड़ा जाता है। इसी तरह से अधिकतर जहां भी क्राइम होता है, जो भी लूटपाट डकैती या चोरी छिनैती होता है, वहां सबसे ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान पकड़े जाते हैं। अब सरकार की नजर में अब ये खटका कि ये आकर के दूसरे देश से जो शरणार्थी के रूप में बैठे हुए थे, वो यहाँ आकर के 2 नंबर का काम करते हैं। तब यहाँ की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, हिमाचल की सरकार और दिल्ली की सरकार में, अभी तो यहाँ पे केजरीवाल की सरकार थी, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से यहाँ पे रोहिंग्याओं का खैर नहीं है। दिल्ली के अंदर हर वो झुग्गी टूट रही है जहां पर अवैध रूप से लोग बसे हुए हैं। दूसरी बात क्या है, असम के अंदर हिमंत बिस्व शर्मा ने योगी जी से आगे 10 कदम एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। वहां पे उन्होंने जो वहां के लोकल बसिंदे हैं, जो जंगलों में रहते हैं और अपना खेती गृहस्थी करते हैं, उन लोगों को ये सताते थे रोहिंग्या और मार देते थे, क्योंकि वो गरीब तबके के लोग हैं। अब वहां की जो सरकार, हिमंत बिस्व शर्मा वहां के मुख्यमंत्री हैं असम के, उन्होंने एक प्लान किया है कि जो वहां के गरीब नागरिक जो सीमा से सटे हुए हैं, उन लोगों को लाइसेंसी बंदूक देने जा रही है। और लाइसेंसी बंदूक इसलिए दे रही है कि अगर कोई भी विदेशी नागरिक यहाँ घुसता है और वो कोई भी गलत गतिविधि करता है, उसको सीधे शूट एंड साइड का ऑर्डर दे दिया है। और वहां के सरकार को भी, वहां की सरकार हिमंत बिस्व शर्मा ने भी अपने यहाँ के जो लोकल पुलिस है उसको भी इन लोगों को सीधे शूट एंड साइड का ऑर्डर दे रखा है। अब वहां से जो बांग्लादेशी हुए हैं, वहां से बिना कहे बिना सुने रात दिन करके वहां से सीमा से भाग रहे हैं। और भाग ऐसे रहे हैं कि 2-2 किलोमीटर तक का लंबा जाम लगा हुआ है इन लोगों को भागने का। अगर इसी तरह हर प्रदेशों के अंदर सरकार इसी तरह सख्त आदेश दे दे कि जो भी रोहिंग्या मुसलमान यहाँ बसे हुए हैं भारत के अंदर, उन लोगों को
देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया जाए तो इन लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इनके आका हैं, इनको आका को पकड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लोग अपने आप यहाँ से भारत को छोड़ करके अपने बांग्लादेश या म्यांमार जाएगा। लेकिन ये जाएगा तो जाएगा कैसे? इसलिए नहीं जाएगा कि ये जहां भी रहेगा वही काम करेगा जो इनके अंदर गंदी सोच विचार भरा हुआ है, जो इनको पढ़ाया जाता है। इनको सबसे बड़ी बात होती है, इनको 72 हूरों का जो चस्का लगा हुआ है, ये 72 हूरों के चक्कर में ये बम बांध करके फट जाते हैं और इनको वहां 72 हूरें मिलती है और उसके बाद मीठे पानी हो जाते हैं, वो थूकती है तो ये लोग पीते हैं। ऐसे ऐसे इन लोगों के अंदर जो गलत मानसिकता पढ़ाया जाता है, इनके चक्कर में अक्सर ये लोग आतंकवादी बनने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो इनको 72 हूरें मिलती नहीं है, खाने की रोटी मिलता नहीं है, रहने का घर नहीं मिलता है। लेकिन मरने के बाद जो इन लोगों का 72 हूरों का सपना है, वो सपना साकार होगा कि नहीं, अब यही लोग जानेंगे। अब हिमंतो बिस्व शर्मा ने इन लोगों को डायरेक्ट 72 हूरों के पास पहुंचाने के लिए वहां के लोकल नागरिकों को लाइसेंसी बंदूक देने का प्लान बना रखा है और इसी तरह से वहां के जो रोहिंग्या हैं भाग रहे हैं दिल्ली के अंदर चारों तरफ से। यहाँ भी जुग्गियां टूट रही है, इन लोगों का जांच चल रहा है और बगल दिल्ली के बगल में ही हरियाणा है। हरियाणा के अंदर भी जब यहाँ की सरकार टाइट हुआ और व्यवस्था टाइट हुई, पुलिस प्रशासन टाइट हुआ, ये लोग अब हरियाणा से भी अपने जुग्गियों को रात रात को छोड़ करके अब यहाँ से भागना चालू कर दिया है, क्योंकि पुलिस पकड़ती है तो कहाँ लेके जाती है, कैसे मारती है, क्या करती है, इन लोगों को खुद नहीं पता होता है। इन लोगों के अंदर इतनी दहशत हो चुकी है कि हरियाणा के अंदर से ये लोग कई कई सौ झुग्गियां खाली रात को हो जाती है और ये कहाँ जाते हैं कुछ नहीं पता चलता है। दूसरी बात क्या है, ये लोग सबसे ज्यादा उत्तराखंड यानी पहाड़ों में जा करके बसना चालू कर दिया है। अब उत्तराखंड की सरकार भी इस पे जो वहाँ की कमेटियां होती हैं, जो वहाँ के लोकल आदमी होते हैं, पहाड़ी होते हैं, वो लोग भी अब इन लोगों को वहां बसने का कोई जगह नहीं दे रहे हैं। वहां से भी ये लोग खदेड़े जा रहे हैं। कहा जाता है कि जस करनी तिसर भोगन दाता, कर्म करके काहे पछताता। ये जहां भी रहेंगे इनको सिर्फ 72 हूरों का जो चस्का लगा हुआ है, इन 72 हूरों के चक्कर में ये कहीं से शांति से रहने वाले हैं और ना ही शांति से ये रहने देंगे। इसीलिए इनको जिस देश में जाएंगे उस देश में कोई भी इन लोगों को शरणार्थी के रूप में रखने के लिए ये राजी नहीं है, क्योंकि आजकल देखा जाए तो सबसे ज्यादा आतंकवादी गतिविधि और सरकारी जमीनों पे कब्जा और लूटपाट, चोरी छिनैती, यहाँ तक कि रेलवे को गिराने में भी इन सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि ये लोग रेलवे की पटरियों पे अनेक प्रकार की वस्तुएं रख देते हैं, लोहा रख देते हैं, बड़े बड़े सिल्ली रख देते हैं, जिससे कि ट्रेन का कोई बोगी गिरे और इन लोगों को नुकसान करने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि इनको विदेशी फंडिंग आता है। दूसरी बात क्या है, भारत के अंदर हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद चारों तरफ छाया हुआ है। सरकार इतना जोर करने के बावजूद भी, इतनी सख्त कानून करने के बाद भी, ये जो लव जिहाद, जो 72 हूरों का सपना है इन लोगों का, ये अभी पूरा नहीं हो रहा है। सरकार को चाहिए कि जितने लोग लव जिहाद के चक्कर में पकड़े जाते हैं, इनको सीधे फ्लाइट का टिकट दे करके 72 हूरों के पास भेजा जाए, जिससे इनको वहां 72 हूरों के बीच में रह करके हर वो सुख और आनंद मिले जो यहाँ भारत के अंदर और पृथ्वी पे नहीं मिलता है। आप देख रहे हैं अपना चैनल D3D, मैं दिलीप कुमार कुशवाहा। आप सभी को धन्यवाद।